साल 2016 तारीख 8 नवंबर रात को 8 बजे पीएम मोदी टीवी पर आए थे और डीमोनेटाइजेशन का ऐलान किया था। याद तो हो गई, भूलने वाली चीज ही नहीं है। अब कट टू तारीख 3 दिसंबर 6:53 पर साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट योन सुक येओल भी टीवी पर आते हैं और ऐलान करते हैं कि पूरे देश में अब मार्शल लॉ लगा दिया गया। अब सोचो, जब 1000 के नोट बंद हुए थे तो अपना दिमाग खराब हो लिया था, तो फिर इस वक्त साउथ कोरिया में क्या हालात हो गए होंगे, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। क्योंकि 3 दिसंबर 6:53 पर लगा ये मार्शल लॉ, 4 दिसंबर सुबह 1:20 पर ये हट भी गया। माने सिर्फ 6 घंटे में। सब अपने यहाँ पर इमरजेंसी जब लगी थी तो देश 21 महीने के लिए बंद हो गया था, यानी करीब 2 साल के लिए। मगर आखिर साउथ कोरिया में ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 6 घंटे में ही प्रेसिडेंट ने घुटने टेक दिए, और कैसे साउथ कोरिया ने पूरे वर्ल्ड में एक मिसाल दी है कि डेमोक्रेसी कोई हलवा नहीं है। कोई भी मनमानी करके देश को अपने अंडर में नहीं ले सकता, क्योंकि जनता जब अपनी पर उतर आए तो किसी को भी घुटने पर ला सकती है। और ये भी जानेंगे कि मार्शल लॉ होता क्या है और इसे कब लगाया जाता है। चलिए जरा डिटेल में आपको बताता हूँ। दरअसल 3 दिसंबर को प्रेसिडेंट योन सुक येओल ने लाइव टीवी YTN पर एक ब्रीफिंग दी, जिसमें उन्होंने इमरजेंसी मार्शल लॉ लगाए जाने का ऐलान किया। इसके जस्टिफिकेशन में प्रेसिडेंट योन सुक ने ऑपोजिशन पर एंटी नेशनल एक्टिविस्ट में शामिल होने का आरोप लगाते हुए ये ऐलान किया कि साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया की कम्युनिस्ट ताकतों और एंटी नेशनल ताकतों से होने वाली खतरों की वजह से मैं इमरजेंसी मार्शल लॉ का ऐलान करता हूँ। ये लोगों की आजादी और सेफ्टी के लिए जरूरी है, साथ ही लोगों को देश में फैल रही अशांति को रोकने की गारंटी देगा। सीधे तौर पर कहूं तो प्रेसिडेंट ने यहाँ पर इमरजेंसी लगाने के लिए 2 चीजों का इस्तेमाल किया, वो है नॉर्थ कोरिया और एंटी सोशल एलिमेंट। इन दोनों ही चीजों के पीछे इमोशन एक ही है, लेकिन इसके पीछे क्या मकसद था, ये ज्यादा बड़ा सवाल है। एक लाइन में कहूं तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि इन्होंने अपनी वाइफ की करप्शन को छुपाने के लिए, लोगों के सवालों से बचने के लिए और अपनी डूबती सत्ता को बचाने के लिए पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी। यानी कि एक तरह से तख्ता पलट करने की कोशिश यहाँ की गई। यानी यहाँ पर प्रेसिडेंट ने बड़ी ही चालाकी से अपनी करतूतों को छुपाने के लिए साहब देश में एक इमोशन पैदा किया कि देश खतरे में है और लगा दिया मार्शल लॉ। मार्शल लॉ अच्छे से लागू करवाने के लिए मिलिट्री जनरल पाक अन सू को मार्शल लॉ कमांडर भी अपॉइंट किया गया। मार्शल लॉ कमांडर की तरफ से सभी पॉलिटिकल एक्टिविटीज, रैलियों और प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई। मार्शल लॉ लागू होने के बाद पूरे देश भर में हालात काबू से बाहर हो गए। संसद के बाहर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दौरान मार्शल लॉ खत्म करो और तानाशाही को उखाड़ फेंको के नारे गूंजने लगे, जिसके बाद दुनिया भर की नजरें साउथ कोरिया पर टिक गईं, क्योंकि मार्शल लॉ मतलब ऐसा था जैसे देश में डेमोक्रेसी नहीं बल्कि एनार्की आ गई हो। आलम यह हो गया था कि ओपोजिशन के साथ साथ रूलिंग पार्टी के सांसदों ने भी इसका विरोध किया। रूलिंग वाली कंजर्वेटिव पीपल्स पावर पार्टी के नेता हान दांग हू ने कहा, मार्शल लॉ की अनाउंसमेंट गलत है, हम लोगों के साथ मिलकर मार्शल लॉ के इस ऐलान का विरोध करेंगे। अब संसद के बाहर हालात बेकाबू होते दिखे तो पुलिस ने संसद परिसर को घेर लिया। वहां हेलीकॉप्टर मंडराने लगे, लेकिन कई ओपोजिशन के नेता बैरिकेडिंग को पार करके पार्लियामेंट कैंपस में घुस गए। उन्होंने संसद का घेराव कर नारेबाजी की। कई ओपोजिशन नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया। इधर लोगों की भीड़ ने मिलिट्री की गाड़ियों को रोकना शुरू किया और प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग हटानी शुरू कर दी। देश की ओपोजिशन डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने सांसदों को मोबिलाइज करना शुरू किया। डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक इमरजेंसी बैठक भी बुलाई। इस बैठक में प्रेसिडेंट की तरफ से उठाए गए कदमों और सरकार की ओर से लगाए जाने वाले रेस्ट्रिक्शंस को लेकर चर्चा की गई। कुल मिलाकर साहब, अगर प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ का प्लान किया था तो जनता और ओपोजिशन ने भी इस मार्शल लॉ के खिलाफ खुद को बहुत तेजी से तैयार कर लिया था। इस तैयारी के बाद अब बारी थी नेशनल असेंबली में मार्शल लॉ को लेकर वोटिंग की, जिसमें भी बिल्कुल देरी नहीं की गई। रातों रात वोटिंग के लिए सांसद पार्लियामेंट पहुंचने लगे। मिलिट्री ने रोकने की कोशिश भी की, मगर लोगों का गुस्सा इतना तगड़ा था कि उन्हें कोई कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि कई सांसद पार्लियामेंट की दीवार लांघकर, खिड़की तोड़कर भी अंदर जाके अपना वोट डालाए। इस दौरान 300 में से 190 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट किया। अब ये वोटिंग किस लिए हो रही थी? तो दरअसल साउथ कोरिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 77 में ये कहता है कि अगर सांसदों का बहुमत देश में मार्शल लॉ हटाने की मांग करता है तो सरकार को इसे मानना ही होगा। बस इसी के आगे बेबस होते हुए अपने ऐलान के तकरीबन 6 घंटे बाद ही प्रेसिडेंट येओल ने इस फैसले को तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक दरअसल प्रेसिडेंट ने टीवी पर फिर से एक ब्रीफिंग दी,
जिसमें उन्होंने कहा, मार्शल लॉ हटाने की नेशनल असेंबली की मांग के मद्देनजर मैंने मार्शल लॉ ऑपरेशन में शामिल मिलिट्री को वापस बुलाने का ऑर्डर दिया है। एक इमरजेंसी कैबिनेट बैठक के जरिए हम नेशनल असेंबली की गुजारिश को एक्सेप्ट करेंगे और मार्शल लॉ हटाने की तरफ कदम आगे बढ़ाएंगे। इससे जो सबसे जरूरी सीख मिलती है वो ये कि देश में मजबूत सरकार जरूरी है, लेकिन एक मजबूत ऑपोजिशन या विपक्ष भी उतना ही जरूरी है। इसका एक सीधा एग्जाम्पल आप अपने देश में भी याद कर सकते हैं। जब कांग्रेस की सरकार में महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी थी, तब बीजेपी सड़कों पर उतर आई थी, हाथ में सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करने से लेकर। तब गुजरात के सीएम और अब देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने गिरते रुपये का कंपैरिजन देश के उस वक्त के पीएम मनमोहन सिंह से किया था और उनको आड़े हाथों लिया था। अब साउथ कोरिया की जनता और ऑपोजिशन ने यह दिखाया कि देश के नाम पर कुछ भी फैसला नहीं ले सकते। डेमोक्रेसी का मतलब जनता और ऑपोजिशन के साथ मिलकर संविधान के हिसाब से काम करना है। खैर, अब आगे दो सवाल आते हैं। पहला तो ये कि ये मार्शल लॉ है क्या, और आखिर अब प्रेसिडेंट का होगा क्या, और प्रेसिडेंट ने ये लगाया क्यों था। सबसे पहले, क्या है मार्शल लॉ? अब जिस मार्शल लॉ को लेकर इतना विवाद है वो दरअसल आमतौर पर किसी देश की सरकार अपनी सिक्योरिटी क्राइसिस से निपटने के लिए लगाती है। कहें तो ये किसी भी देश में सरकार की तरफ से घोषित एक न्यायिक व्यवस्था होती है जिसमें आर्मी के हाथ में देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी आ जाती है। एक तरीके से इस लॉ के लगने के बाद ओपोजिशन या मीडिया सब बेकार हो जाता है। लगभग वही जो अपने देश में 1975 में हुआ था, माने इमरजेंसी वाला सिस्टम। हिस्ट्री ऑफ साउथ कोरिया एंड मार्शल लॉ। देखिए, साउथ कोरिया के इतिहास में मार्शल लॉ काफी खास जगह रखता है, खासकर कि नेशनल क्राइसिस और अथॉरिटेरियन रिजीम के दौर में। कोरिया में ये अक्सर पॉलिटिकल क्राइसिस, मास मूवमेंट या नेशनल सिक्योरिटी के वक्त लागू किया गया। कई बार कोरियन वॉर के दौरान मार्शल लॉ भी लगाया गया है। साल 1950 से 1953 की कोरियन वॉर के दौरान प्रेसिडेंट सिंगमन री ने जंग के हालात को संभालने के लिए मार्शल लॉ लागू किया था। इस दौरान सरकार ने कई खतरनाक पावर्स अपने हाथ में ले ली, जिनमें सेंसरशिप, बिना जुडिशियल प्रोसेस की गिरफ्तारी, माने नो एफआईआर, नो कोर्ट, फैसला ऑन द स्पॉट और सिविल लिबर्टी पर बैन शामिल थे। 1960 का अप्रैल रिवॉल्यूशन और मार्शल लॉ। साल 1960 में सिंगमन री के चुनावी धोखाधड़ी और अथॉरिटेरियन रेजीम के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान भी मार्शल लॉ लागू किया गया। हालांकि जनता का विरोध इतना तेज था कि री को पद छोड़ना ही पड़ा। इस एक इंसिडेंट ने साउथ कोरिया और दुनिया को यह दिखा दिया कि मार्शल लॉ जहां सिस्टम पर कब्जा कर सकता है, वहीं ये जनता में गुस्सा भी बढ़ा सकता है। साल 1961 में जनरल पाक chung ही ने सैन्य तख्तापलट के जरिए सत्ता संभाली और मार्शल लॉ को नेशन वाइड लेवल स्तर पर लागू किया। उन्होंने इसे स्टेबिलिटी लाने और करप्शन से निपटने का जरिया बताया। उनके टेन्योर में मार्शल लॉ का बार बार इस्तेमाल राजनीतिक विरोध और आंदोलनों को दबाने के लिए किया गया। इसके बाद साल 1980 में प्रेसिडेंट पाक chung ही की हत्या के बाद जनरल चुन दुहान ने मार्शल लॉ लागू कर सत्ता पर कब्जा किया। इसके बाद हुए ग्वांगजू रिवॉल्ट के दौरान इस कदम के खिलाफ भारी विरोध हुआ। विद्रोह को कुचलने के लिए तैनात सैनिकों ने सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी। इस एक इंसिडेंट की वजह से यह रिवॉल्ट साउथ कोरिया के इतिहास का एक काला अध्याय बन गया। साल 1987 में प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट्स ने साउथ कोरिया में मिलिट्री रूल को चुनौती दी। इन मूवमेंट्स के बाद देश ने डेमोक्रेसी को अपनाया और साउथ कोरिया में संविधान को अपनाया गया, जिसके बाद सीधे प्रेसिडेंट इलेक्शन शुरू हुए, जिसके बाद से इसे कभी लागू ही नहीं किया गया था। अब आते हैं प्रेसिडेंट यून सुक येओल पर, जिनकी वजह से सारा बवाल शुरू हुआ है। आखिर अब इनका क्या होगा? प्रेसिडेंट यून सुक येओल साल 2022 में सत्ता पर काबिज हुए थे। उनकी पत्नी का नाम कई बार घोटालों में भी आ चुका है, जिस वजह से ऑपोजिशन उन पर लगातार हमलावर रहा है। अब मार्शल लॉ के आदेश को हटाने के बाद ऑपोजिशन पार्टी और प्रदर्शनकारी येओल के इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। साउथ कोरिया की मेन ऑपोजिशन पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी यानी DPK ने ऐलान किया है कि वो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का प्रोसेस लाया जाएगा। माने अब प्रेसिडेंट का बदलना लगभग तय माना जा रहा है साहब। मार्शल लॉ के ऑर्डर को हटाने के कुछ घंटों बाद ही साउथ कोरिया में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारी प्रेसिडेंट यून सुक येओल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। साउथ कोरिया के 6 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर प्रेसिडेंट यून सुक येओल के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन पेश किया। दरअसल साउथ कोरिया की संसद में प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट चलाने के लिए 2/3 यानी कि 200 वोटों की जरूरत होती है। फिलहाल ओपोजिशन पार्टियों के पास कुल 192 सीटें हैं। ऐसे में जब तक रूलिंग पार्टी के कुछ सांसद राष्ट्रपति के खिलाफ वोटिंग नहीं करते, इम्पीचमेंट मुश्किल है। लेकिन जिस हिसाब से मार्शल लॉ लगाया और फिर हटाया गया, तो ऐसा लग रहा है कि प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट मोशन में 8 वोट तो मिल ही जाएंगे।
इसके अलावा इम्पीचमेंट चलाने के बाद इस मोशन को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। अगर 9 में से 6 जज प्रेसिडेंट के खिलाफ फैसला सुनाते हैं तभी आगे का प्रोसेस शुरू किया जाएगा, और अगर इम्पीचमेंट मोशन सक्सेसफुल होता है तो उसके 60 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन कराने होते हैं। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर के हाथ में प्रेसिडेंट की पावर्स होती हैं। अब आते हैं आखिरी सवाल पर कि आखिर एक ऐसा लॉ जिसके बाद आपकी कुर्सी तक जा सकती है, प्रेसिडेंट यॉल को उस मार्शल लॉ लगाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? दरअसल साउथ कोरिया की संसद में कुल 300 सीटें हैं। इस साल की शुरुआत में हुए इलेक्शन में जनता ने ऑपोजिशन पार्टी DPK को भारी जनादेश दिया था। सत्ताधारी पीपल पावर को सिर्फ 108 सीटें मिली, जबकि विपक्षी पार्टी DPK को 170 सीटें मिली, लेकिन सरकार प्रेसिडेंट यॉल ने बना दी। इधर बहुमत में होने की वजह से ऑपोजिशन वाली DPK सरकार के कामकाज में ज्यादा दखल दे रही थी और वो अपने एजेंडा के मुताबिक काम नहीं कर पा रही थी। राष्ट्रपति यॉल ने 2022 में मामूली अंतर से चुनाव जीता था। इसके बाद से उनकी पॉपुलैरिटी भी घटती चली गई। इसके बाद सोने पर सुहागा ये था कि उनकी पत्नी के कई विवाद जैसे करप्शन के एलिगेशन में फंसने लगी, जिसकी वजह से भी उनकी इमेज पर असर पड़ा। फिलहाल प्रेसिडेंट की पॉपुलैरिटी 17% के करीब है, जो कि देश के तमाम प्रेसिडेंट्स में सबसे कम है। कुल जमा बात साहब ये है कि उनकी कुर्सी को खतरा है। इन सब से निपटने के लिए प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ लगा दिया। उन्होंने DPK पर नॉर्थ कोरिया के साथ सहानुभूति रखने और एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल होने का आरोप भी लगाया। अब अचानक से एक बात जो दिमाग में आ रही है वो ये है कि क्या 1975 में इंडिया में लगी इमरजेंसी को भी 21 महीने की जगह कुछ घंटों में खत्म किया जा सकता था? क्या विपक्ष उस वक्त इतना मजबूत नहीं था, या उस वक्त जनता खुद को इतना मजबूत नहीं समझती थी, या फिर जनता को इमरजेंसी से कुछ खास दिक्कत नहीं हुई, सिर्फ ऑपोजिशन और मीडिया को दिक्कत हुई और इसलिए इमरजेंसी के बाद हुए इलेक्शन में भी इंदिरा गांधी की जीत हुई? आपको क्या लगता है कि क्या आज अगर इंडिया में इमरजेंसी लगती है तो क्या ओपोजिशन इतना मजबूत है कि वो सरकार को रोक सकता है? क्या जनता को ओपोजिशन अपने साथ ला पाएगी? आपकी अपनी क्या राय है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।